नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम संघीय कार्यपालिका डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, एमपीपीएससी की जो यूनिट नंबर 5 है, जो 2024 से प्रभावशील सिलेबस है, अपडेटेड जो न्यू सिलेबस है दोस्तों, उसके अंतर्गत हम यूनिट नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। आपने यूनिट नंबर 5 देखा होगा, उसमें भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था लिख रखी है। उसके अंतर्गत पहला टॉपिक मेंशन है वहां पे कि संविधान सभा पूछा जाएगा। संविधान सभा का मैंने लेक्चर डाल चुका हूं, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। इसके अलावा इस लेक्चर में हम संघीय कार्यपालिका डिस्कस करेंगे और यूनिट 5 में जो जो टॉपिक मेंशन है वो सारे लेक्चर्स आएंगे दोस्तों। बने रहे मेरे चैनल को, और चैनल को विजिट कर सकते हैं आप, उससे आपको जानकारी मिल सकती है। आइए शुरू करेंगे दोस्तों। इस लेक्चर में हम संघीय कार्यपालिका को डिस्कस करेंगे दोस्तों। संघीय कार्यपालिका को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम संघीय कार्यपालिका डिस्कस करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार लेक्चर होगा, आप देखिए। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल है। प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल है दोस्तों। देखिए यहां लिख रखा है ये भारत की संघीय कार्यपालिका। तो मैंने बताया ना, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल है। प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल है, उसे ही संघीय कार्यपालिका कहा जाता है दोस्तों, यूनियन एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो इसको याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है दोस्तों। सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। सबसे पहले राष्ट्रपति के लिए आपको यहां पे 5, 6 और 7 लिख लेना है। 5, 6 और 7। इसके बाद वाले अक्षर यहां पे 2, 3 और 4 लिखना है दोस्तों। तो 52 से हो गया राष्ट्रपति, 63 से हो गया उपराष्ट्रपति और 74 से हो गया मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री 75 में, है ना। तो 74 में हो गया मंत्रिपरिषद। समझ में आ गया। 5, 6, 7 लिख लेना है आपको। उसके बाद इधर 2, 3, 4 लिख लेना है। तो 52 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 63 और प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद 74, है ना। ये समझ में आ गया। तो ये बता दिया मैंने। अब आगे चलते हैं। तो संघीय कार्यपालिका डिस्कस कर रहे हैं हम। तो केंद्रीय स्तर पर सरकार को संघ सरकार कहा जाता है, तो आपको पता होगा केंद्रीय स्तर पर सरकार को संघ सरकार और राज्य स्तरीय राज्य सरकार को राज्य सरकार कहा जाता है। संघ सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका, है ना। संघ सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर ही संघीय कार्यपालिका बनती है। संघीय कार्यपालिका ही बनती है। तो मैंने बता दिया इसको। आगे चलते हैं। तो देखो यहां पे क्या क्या लिख रखा है। तो संघीय कार्यपालिका में सबसे पहला फैक्ट क्या लिखा है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है ना। क्या लिखा है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यह अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 के तहत ये लिख रखा है दोस्तों कि भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यह अनुच्छेद 53 में लिख रखा है। अनुच्छेद बाद में समझाएंगे अपन, आर्टिकल अभी अपन फैक्ट पढ़ लेते हैं। और देखिए भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है दोस्तों। और यहां पे क्या गया था, क्या कहा गया था इसके पहले वाले, इसमें भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका क्या होता है ये जानकारी होना आपको। तो कार्यकारिणी सरकार का वह अंग होता है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग होता है जहां राज्य के कानून को कार्यान्वित करती है और उसे लागू भी करती है। जो कार्यपालिका है कार्यान्वित करती है और उसे लागू भी करती है। अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यकारिणी का प्रमुख दोनों होते हैं दोस्तों। उसमें कार्यकारिणी के प्रमुख दोनों होते हैं, है ना, दोनों होते हैं। राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख अंग ही कार्यपालिका होता है। राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख अंग ही कार्यपालिका होता है। अगला फैक्ट देखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है तथा राष्ट्रपति नाम मात्र
नाम मात्र की कार्यपालिका है। जो राष्ट्रपति होता है मात्र नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका होता है। दोस्तों संसदीय प्रणाली क्या होता है? यहां पे संसदीय व्यवस्था किसको कहते हैं? तो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया भारत में। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है दोस्तों जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका, जो लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिकी परस्पर संबंधित होते हैं, दोनों में परस्पर संबंधित होता है। कार्यपालिका में और विधायिका में दोनों में परस्पर संबंधित होता है। तो ये वाला फैक्ट समझ में आ गया क्या? है ना, बहुत आसान है। क्या बोलता है? भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया अथा राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति संबंधित शक्ति का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद ही करती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद ही करती है। राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष तथा राज्य का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। राज्य का यानी सरकार का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद सरकार की वास्तविक मुखिया होती है। दोस्तों वास्तविक मुखिया वही होती है। ये जो लिखा हुआ है ये फैक्ट को मैंने डिटेल में बताने की कोशिश किया हूं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, है ना। ये जो वाली बात यहां पे लिखी गई है दोस्तों, ये अनुच्छेद आर्टिकल 74(1) में लिख रखा है ये बात, है ना। अपन अनुच्छेद आगे पढ़ेंगे तो अनुच्छेद आर्टिकल 74(1) में लिख रखा है वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित होगी, है ना, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा जो अपने कार्य के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा और इसको सलाह देगा राष्ट्रपति को। अब बात करते हैं अपन या राष्ट्रपति को पढ़ते हैं यहां से डिटेल में। मैंने बताया, है ना, मैंने बता दिया संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद 3 चीज। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में राष्ट्रपति को डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके बाद अपन अगले लेक्चर में उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ऐसे करके बारी बारी से लेक्चर आएंगे, समझ में आ गया। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है दोस्तों के द्वारा होता है। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालिका यानी कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। कार्यपालक अध्यक्ष भी होते हैं, कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ की सभी कार्यपालक कार्य उन्हीं के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित होती है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने, युद्ध व शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश का प्रथम नागरिक है ना, वह देश का प्रथम नागरिक होता है। यह है भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका भारतीय नागरिक होना। राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक के दी गई है। अनुच्छेद 52 से लेके 62 में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख मिलता है, लिख रखा है राष्ट्रपति के बारे में। जैसे 52 में लिख रखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में लिख रखा है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 आर्टिकल में लिख रखा है निर्वाचन के बारे में, है ना, निर्वाचन के बारे में लिख रखा है। 55वें आर्टिकल में उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। 56 में उनकी पदावधि के बारे में बताया गया है ना, पदावधि कितने साल तक रहेंगे। 58 में उनकी योग्यता, आर्टिकल 58 में योग्यता के बारे में। 59 में वेतन के बारे में बताया गया है ना। 57 में पुनर्नियुक्ति के बारे में बताया
गया है। फिर अनुच्छेद जैसे 60 है उसमें शपथ के बारे में बताया गया, 61 में महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया और 62 में राष्ट्रपति के पद यदि रिक्त होता है तो कौन उस पर बैठेगा, ये इसके बारे में बताया गया। जैसे राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बैठेगा, इसके बारे में बताया गया। तो 52 से लेकर 62 तक के बताया गया है। समझ में आ गया दोस्तों। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो भारतीय संविधान का हमारे अनुच्छेद कौन सा है? 55। अनुच्छेद 55 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के चुनाव में यह अनुच्छेद 55 में लिख रखा है प्रक्रिया के बारे में, है ना, प्रणाली के बारे में। और अनुच्छेद 55 में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य में विधानसभा के भारत के हर राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन याद रखना है मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, है ना, इतना बस। तो यह अनुच्छेद आर्टिकल 55 की बात है। ये आर्टिकल 55 में प्रणाली के बारे में दिया गया है ना, प्रणाली के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन एकल बता दिया मैंने, में आ गया। अब अपन बात करते हैं, बाद में डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति की। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 से लेके 67 तक, कहां से कहां तक? अनुच्छेद 63 से लेकर 67 तक के उपराष्ट्रपति के बारे में लिख रखा है दोस्तों। जैसे कि अनुच्छेद 63 में लिख रखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में लिख रखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में लिख रखा है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करेगा, है ना। 66 में निर्वाचन योग्यता शपथ के बारे में बताया गया है ना। महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 67 में उनकी पदावधि के बारे में बताया गया है। तो ये सब चीज़ें इनको डिटेल में मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी अपन संघीय कार्यपालिका डिस्कस कर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद है। दूसरा कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका में दूसरा सबसे बड़ा पद है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों को भी हिस्सा लेता है, विधायी कार्यों पर भी हिस्सा लेता है। तो अपन यहीं से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में लिख रखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। कभी पूछा उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह अनुच्छेद 64 में लिख रखा है। अनुच्छेद 64 में यह लिख रखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता दोस्तों, ये याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान करने का अधिकार भी नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार। राष्ट्रपति को मतदान करने का अधिकार है क्या? राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति को मतदान करने का अधिकार है क्या? तो नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णय मत दे सकता है। जैसे कोई चीज़ का निर्णय ले रहा है लोकसभा, फिर राज्यसभा, दोनों निर्णय ले रहा है ना। तो निर्णय मत देने का अधिकार है। निर्णय मत, एक मत देगा और निर्णय हो जाएगा, जिसके तरफ से देगा उसके तरफ की जीत हो जाएगी। तो निर्णय मत देने का अधिकार है, इतना याद रखना है, अधिकार प्राप्त है। तो ये समझ में आ गया जो बताया मैं। उपराष्ट्रपति से इतने डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बात करते हैं अपन प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 74 दोस्तों कौन सा? 74 नंबर का आर्टिकल है ना। उसमें लिख रखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन एवं सलाह देने के लिए, संपादन करने एवं सलाह देने हेतु मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्वेश्चन आ सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन से अनुच्छेद में लिख रखा है? अनुच्छेद 75 में। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, है ना, यदि लोकसभा किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है उस समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों मंत्रि परिषद की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 74 में की गई है, ये याद रखना है ना। मंत्रिमंडल का गठन यानी मंत्रि परिषद का गठन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ प्रारंभ होता है दोस्तों, और राष्ट्रपति अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रि परिषद होता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। तो ये अनुच्छेद 74 इंपॉर्टेंट है मंत्रि परिषद, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति वाला इंपॉर्टेंट है ये 75 है। 74 मंत्रि परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75। तो यहां से इतना ही याद रखना, फिर डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं अपन मंत्रि परिषद क्या होता है, इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो मंत्रि परिषद दोस्तों, मंत्रि परिषद को इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। इसके अंतर्गत 4 तरह के मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, और उप मंत्री इतने आते हैं दोस्तों, है ना। तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री बोल सकते हैं, मैंने 4 बोल दिया, लेकिन 3 प्रकार के मंत्री, 3 या 4, एक राज्य मंत्री होता है और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। इसलिए तो अभी तो यहां याद रखना है अपने को 3 प्रकार के 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, है ना। ये राज्य मंत्री के अंतर्गत ही एक स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं, इनको एक विभाग सौंपा जाता है, इतने सारे विभाग है अपने भारत में, तो कैबिनेट मंत्री विभाग का अध्यक्ष होता है। जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा वो कैबिनेट मंत्री उस विभाग का अध्यक्ष भी होता है। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम कर रहा है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे कौन से मंत्री रहे हैं जो कैबिनेट मंत्री थे जिनका सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है, जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और 2 क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, ये जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता था, और इनका जो समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं? समता स्थल भी कहा जाता है इनके समाधि स्थल को। इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है अपने को कि सबसे लंबे समय तक रहे नेता, है ना, कौन थे? तो सबसे लंबे समय तक रहे नेता जो कैबिनेट मंत्री के पद पर थे, उनका नाम था जगजीवन राम, है ना, जगजीवन राम। इतनी चीज यहां से याद रखना है, बस इतनी चीज यहां से याद रखना है। 32 साल तक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे हैं, है ना। इनके बाबू जी बोलते थे इनको, जगजीवन राम के नाम से जाना जाता है। दलित नेता थे एक प्रकार के, और यहां से इतना ही। तो कैबिनेट मंत्री परिषद समझ में आ गया। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो सबसे पहले बनते हैं कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री क्या होता है? ये सबसे योग्य सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। जो सबसे योग्य सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, इसके पास अपने मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी होती है। इसके पास जो अपने मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी होती है, कैबिनेट मंत्री के पास 1 से अधिक मंत्रालय भी हो सकते हैं। हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। बैठक में कैबिनेट मंत्री का शामिल होना अनिवार्य होता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट की बैठक में लेती है। सरकार अपनी सभी फैसले कैबिनेट की बैठक में लेती है। देखो यहाँ क्या लिख रखा है, देखते हैं। ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, भाग लेना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा के लिए सलाह प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री मिलकर ही लेते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर ही देते हैं, है ना, मिलकर ही देते हैं। तो कैबिनेट मंत्री क्या होता है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। कैबिनेट मंत्री क्या होता है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कैबिनेट मंत्री
केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री होता है, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामलों की नीति निर्धारण निकाय को ही कैबिनेट कहा जाता है। तो यहां से इतना ही याद रखना है बस, है ना, यहां से इतना ही याद रखना है जो मैंने बताया। सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं, अगर पूछा तो सबसे वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसके बाद होते हैं दोस्तों राज्य मंत्री। राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक राज्य मंत्री और एक को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। तो ये जूनियर मंत्री कहलाते हैं, जूनियर मंत्री कहलाते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सीधे प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करते हैं। ये सीधे प्राइम मिनिस्टर को ही सलाह देते हैं, रिपोर्ट करते हैं। इन्हें जो मंत्रालय दिया जाता है उनकी जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती है। स्वतंत्र प्रभार यानी इनको जो मंत्रालय दिया जाता है उसकी जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती है। ये कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते दोस्तों, ये कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते, है ना, शामिल नहीं होते। कैबिनेट की बैठक में शामिल होना इनका जरूरी नहीं है, इनको बाद में बुलाया जाता है, ज्यादा ही काम पड़ता है जब, नहीं तो कैबिनेट की बैठक में ये शामिल नहीं होते। ना ही कैबिनेट मंत्री के प्रति इनकी जवाबदेही होती है, ना ही कैबिनेट मंत्री के प्रति इनकी जवाबदेही होती है, इतना याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन राज्य मंत्री की। तो राज्य मंत्री होता है एक राज्य मंत्री मैंने यहां बताया स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, और दूसरा होता है एक राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री क्या होता है, कैबिनेट मंत्री की सहयोग के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए, कैबिनेट मंत्री जो बनाए जाते हैं उनके सहयोग के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, है ना। ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ये रिपोर्ट किसको करते हैं, रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट सौंपते हैं। आमतौर पर कैबिनेट मंत्री के नीचे या एक या दो राज्य मंत्री होते हैं दोस्तों, एक भी हो सकता है, कैबिनेट मंत्री के नीचे एक या दो राज्य मंत्री होते हैं, इतना याद रखना है बस, इतना याद रखना है। तो राज्य मंत्री समझ में आ गया, इनके पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता, यहां मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। ऐसे मंत्री उसका कैबिनेट मंत्री कार्य आवंटित करता है, कैबिनेट मंत्री ही कार्य आवंटित करता है। अब बात करते हैं अपन उप मंत्री। ये दोस्तों ये जो होते हैं उप मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री से संबंधित होते हैं। एक प्रकार से कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री से संबंधित होते हैं। ये प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, इतना ही याद रखना है बस। इनका काम क्या होता है, कभी पूछा तो अधिकार क्षेत्र, ये किसी अधिकार क्षेत्र के आधार पर बनाए जाते हैं। उप मंत्री एक कैबिनेट मंत्री हो सकता है ना, नियमित रूप से वरिष्ठ मंत्री उनके बनाए जाते हैं। तो यहां से इतना ही याद रखना है अपने को। देखो मैं बता रहा हूं, ऐसे मंत्री कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। उप मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। जिस मंत्री के अधीन वह कार्य करता है वह उसे कार्य आवंटित करता है, वह उसे कार्य आवंटित करता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को विभागीय आवंटित करता है। अन्य मंत्रियों को कार्य का आवंटन उसके कैबिनेट मंत्री करते हैं, अन्य मंत्रियों को कार्य का आवंटन उसके कैबिनेट मंत्री करते हैं। तो इतना ही याद रखना है उप मंत्री से, है ना। ये मंत्री कैबिनेट से जुड़े होते हैं, एक प्रकार से कैबिनेट मंत्रालय या राज्य मंत्रियों से जुड़े रहते हैं, इतना याद रखना है बस। समझ में आया दोस्तों। यहां से सिर्फ इतना याद रखिए कि सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबसे बड़ा मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, उसके अंडर में काम करता है कौन सा, राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री से छोटा मंत्री होता है उप मंत्री। बस 3 मंत्री होते हैं, इतना याद रखें। सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री, उसके नीचे राज्य मंत्री के नीचे होता है उप मंत्री। अब बात करते हैं अपन राज्य की कार्यपालिका। तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका में अपने को याद रखना है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होता है ना, मंत्री परिषद होता है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होता है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देखो यहां पे अपन पढ़ते हैं भारतीय संविधान का भाग 6। दोस्तों भाग 5 में संघ की बात की गई है ना, भाग 5 में संघ की बात की गई है, भाग 6 में स्टेट की बात की गई है, राज्यों की बात की गई है ना। तो भाग 6 दोस्तों, भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है, भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। ये सभी राज्यों पर लागू होगा, ये भारत के राज्य जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों पर लागू होगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है ना, वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है, वह प्रत्यक्ष रूप से एवं अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अपने पद का उपयोग करता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह किस अनुच्छेद में लिख रखा है,
प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में लिख रखा है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। देखो आगे यहां लिखा हुआ है, लेकिन एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, यानी एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 53 में क्या लिख रखा है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, है ना। तो यहां से इतनी चीज याद रखना है जो मैंने बताया। उसके बाद आगे चलेंगे अपन, यहां समझ में आ गया स्टेट के बारे में, राज्यपाल के बारे में बताया गया, राज्यपाल के बारे में अपन ने देख लिए, बस राज्यपाल के बारे में अपन देखे तो समझ में आ गया कि इफेक्ट। यहां से इतना याद रखो, भाग 6 स्टेट, उसके अलावा राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इतना याद रखना है। आगे बात करते हैं अपन किसकी, अब विधान परिषद की। तो दोस्तों विधान परिषद समझने के पहले आपको यह पता होना कि हर राज्य में एक विधानमंडल होता है, हर राज्य में एक क्या होता है, विधानमंडल। विधानमंडल की बात की गई है कायम है अनुच्छेद 168 में, 168 में विधानमंडल का गठन की बात की गई है। विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक तो होता है कौन सा सदन दोस्तों, एक होता है कौन सा, विधान परिषद, एक होता है विधान परिषद जो अनुच्छेद 169 में लिखा गया है विधान परिषद के बारे में, और अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। तो विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन होता है, और विधानसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। विधानसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं अपन यह विधान परिषद की। विधान परिषद उच्च सदन होता है। विधान परिषद की बात अनुच्छेद 169 में की गई है, अनुच्छेद 169 में की गई है। तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, मैंने बताया उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदाने वाले यानी मतदाने करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है, अथवा उसका लोप भी कर सकती है, यानी उसको समाप्त भी कर सकती है। तो यहां पे इतनी सी बात की गई है, अगर विधान परिषद का गठन करना है तो क्या करना पड़ेगा, विधान परिषद का गठन अगर करना है, हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है ना, विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद का करना है तो ये याद रखना है 2/3 बहुमत से। अगर संसद 2/3 बहुमत से उस राज्य में प्रस्ताव पारित कर दे, 2/3 बहुमत से उस राज्य में प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी 30 वर्ष रखी गई है। और विधान परिषद होता है दोस्तों उच्च सदन, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इतना ही याद रखना है यहां से। अब बात करते हैं विधान परिषद की, तो विधानसभा की। तो विधानसभा की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन की बात की गई है। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह उसके पूर्व भी उसे विघटित यानी उसको खत्म भी कर सकता है, बंद भी कर सकता है, भंग कर सकता है ना। देखो विधान परिषद भंग नहीं होती दोस्तों, लेकिन विधानसभा को भंग किया जा सकता है। अगर बहुमत खोने पर विधानसभा भंग हो सकती है। विधानसभा के सत्वासन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं, विधानसभा शुरू करने के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। और विधानसभा के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, याद रखना है। विधानसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसका सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, 30 वर्ष बोल दिया दोस्तों, 25 वर्ष है ना, 25 वर्ष इसका है 30, इसका है, इसके सदस्य बनना है तो 30 और इसका सदस्य बनना है तो 25 है ना। विधानसभा का सदस्य बनना है तो 25, इतना याद रखना है। इससे बस आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साधारण वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता, जिसकी बहुमत की सरकार बनती है, उसके नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है, जो राज्य में शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। इतनी चीज याद रखना है बस, मुख्यमंत्री ही करता है बस, इतनी चीजें याद रखना है। समझ में आ गया।
इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, हम डिटेल में बाकी आगे डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किए, तो इस लेक्चर में हमने संघीय कार्यपालिका डिस्कस किए, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जाने हैं, है ना, और स्टेट के बारे में, राज्य की कार्यपालिका के बारे में भी जाने हैं। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने संघीय राज्यपालिका, है ना, संघीय कार्यपालिका को डिस्कस किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते। इसके बाद का लेक्चर आएगा राष्ट्रपति के ऊपर, जो डिटेल में बनाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।